सुप्रभात। आज हम जो ब्लॉग पढ़ेंगे वो है ब्लॉग 16। ब्लॉग 16 को पढ़ते हुए आज हम सीखेंगे जीवनी लिखना। जीवनी, किसी के भी जीवन की कथा। जीवनी किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जिस व्यक्ति की हम जीवनी लिख रहे हैं उसके बारे में हमें उनका नाम पता होना चाहिए, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के बारे में पता होना चाहिए, परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बचपन एवं विद्यालय के जीवन में की जानकारी होनी चाहिए, शौक तथा रुचियाँ, शिक्षा तथा शोध कार्य, उपलब्धियों, इन बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रसिद्ध होने का कारण और मृत्यु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप तो ये तस्वीर देख ही रहे होंगे। ये तस्वीर है श्रीनिवास रामानुजन की। आज हम श्रीनिवास रामानुजन की ही जीवनी को पढ़ेंगे। भारत के छोटे बड़े शहरों में कई असाधारण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक जानी मानी हस्ती का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में उनका नाम हमेशा से ही सबसे पहले लिया जाता रहा है। 22 दिसंबर 1887 में इरोड, तमिलनाडु में जन्मा ये बालक बचपन से ही गणित में बहुत तेज था। गणित का अर्थ है मैथ्स। उनके पिता श्रीनिवास अयंगार एक व्यापारी की दुकान में मुनीम थे। कई परेशानियों से जूझने के बावजूद भी रामानुजन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे। एक बार की बात है, गणित के अध्यापक ने रामानुजन को कक्षा में पढ़ाया, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 आता है। अर्थात अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो उसका जो जवाब है वो 1 आता है। रामानुजन ने इस बात पर अध्यापक से तुरंत पूछा, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी भागफल 1 आता है? अर्थात अगर हम जीरो को 0 से अगर हम डिवाइड करें फिर भी जो जवाब है वो 1 आता है। रामानुजन अक्सर ही ऐसे गहरे प्रश्न पूछा करते थे। वे अपनी कक्षा के अलावा बड़ी कक्षाओं के गणित के प्रश्न भी पल भर में ही हल कर लेते थे। उनका सारा समय जो था वो केवल गणित की किताबें पढ़ने और नए नए सूत्र खोजने में ही गुजरता था। सूत्र का अर्थ है फार्मूलाज। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी, सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। कहते हैं कि इस पुस्तक का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसे पढ़ने के बाद सारे विषयों को छोड़कर बस गणित पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी कि जब उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो उन्होंने जो सारे विषय थे, सारे सब्जेक्ट से उनको छोड़कर सिर्फ गणित पर ही उनका ध्यान जो था केंद्रित हो गया था। जनवरी 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर हार्डी को एक पत्र लिखा कि आप मेरे सूत्रों को परखें और अगर उपयोगी लगे तो उन्हें प्रकाशित कराने में मेरी सहायता करें। रामानुजन के सारे सूत्रों को पढ़कर प्रोफेसर हार्डी को समझ आ गया था कि ये सूत्र किसी तेज बुद्धि वाले इंसान की ही देन हो सकते हैं। सन 1914 में प्रोफेसर हार्डी की देखरेख में रामानुजन ने गणित का अध्ययन और शोध कार्य आरंभ किया। अध्ययन का अर्थ हुआ कि उसने पढ़ना शुरू किया और शोध कार्य जैसे किसी चीज़ की खोज करना। उनके शोध और सूत्र विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने कई सारे गणित के सूत्रों और संख्याओं का प्रतिपादन किया, अर्थात प्रमाण पत्र देते हुए उन्हें सिद्ध किया। 26 अप्रैल 1920 में 32 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। भारत सरकार ने इस प्रसिद्ध गणितज्ञ के सम्मान में सन 1962 और पुनः सन 2011 में डाक टिकट जारी किए। निसंदेह श्रीनिवास रामानुजन विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञों में से एक हैं। अब इस ब्लॉक 16 में जो कठिन शब्द आए हैं वो कठिन शब्द हैं असाधारण, यानी कि निराला, विशेष, जिसको आप स्पेशल भी बोल सकते हैं, प्रसिद्ध, मशहूर, गणितज्ञ जो गणित के शास्त्री हैं, मैथमेटिशियन। जो मैंने आपको जीवनी श्रीनिवास रामानुजन की पढ़ाई, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम देखेंगे व्याकरण दर्शिका। व्याकरण दर्शिका का में आज जो हमारा उपविषय है वो है उपसर्ग, जिसको आप इंग्लिश में सुफिक्स भी बोल सकते हैं।
उपसर्ग का अर्थ है, उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट, सर्ग का मतलब है बैठना। उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाले शब्द बनाना। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। यहाँ पे देखेंगे आप, अ जो है वो उपसर्ग है, शांत जो है वो मूल शब्द है, अशांत यानी कि ये नया शब्द है। उदाहरण के लिए आपको और भी बता देते हैं। उपसर्ग देखेंगे, अधि, आ, परा, प्र, अ, पर। मूल शब्द कार, गमन, जय, गति, ज्ञान, लोक। और जब नया शब्द बनता है उपसर्ग और मूल शब्द को मिलाकर, तो नया शब्द क्या बनता है? अधिकार, आगमन, पराजय, प्रगति, अज्ञान, परलोक। अब ध्यान से देखेंगे, मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगाने से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। अगर हम परा देखेंगे, परा जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द हमारा क्या है? जय। जय का अपना अर्थ है। अगर हम उपसर्ग को जय के साथ, परा को जय के साथ मिलाएंगे तो हमारे लिए एक नया शब्द बनता है पराजय। जिस तरह से अगर फल है, अगर फल शब्द के आगे से अगर हम लोग उपसर्ग लगाते हैं स, तो क्या बनता है? सफल। मूल शब्दों का उपसर्ग के बिना भी अर्थ होता है। मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से उनका एक नया अर्थ निकल आता है। उदाहरण के लिए आप देख ही सकते हैं, नी उपसर्ग है, बास जो है वो मूल शब्द है। अगर हम नया शब्द क्या बना हमारा? निबास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।